9 अप्रैल सोमवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। यूपी, एमपी, राजस्थान और फिर दिल्ली, रुक नहीं रहा बुलडोजर, पहुंचा शाहीन बाग। सीपीएम पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने किया सुनवाई से मना। बात बुलडोजर की राजनीति से लेकर बुलडोजर पर बने गीतों तक की। में सांप बिच्छू गोजन, जब से चला है योगी का बुलडोजर। साथ ही खबर बीपीएससी के पर्चा लीक पर भी और खेल खिलाड़ी सब आगे। हमारी स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:31 हुआ चाहता है। दिन भर की खबरों को समेटे आपके साथ है बीबीसी हिंदी रेडियो का डिजिटल बुलेटिन दिन भर और मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार। बात करेंगे दिल्ली के एक नए इलाके में बुलडोजर के पहुंचने की और उसकी राजनीति की भी, लेकिन सबसे पहले श्रीलंका, जहां पिछले चंद माह से जारी भारी आर्थिक संकट और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने और हिंसक रूप ले लिया है। साथ ही राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करेंगे बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला से। हालांकि इस वक्त किसी कारण से उनकी टेलीफोन लाइन से जो है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की ही। पीले रंग के इस विशालकाय उपकरण को सड़कों पर या खेतों में आते जाते आपने अक्सर देखा होगा। यूं तो इसका मुख्य काम कृषि क्षेत्र, निर्माण, मलबे वगैरह की साफ सफाई और तोड़फोड़ है। हालांकि इन दिनों ये बार बार आखिरी काम में लगा ज्यादा देखा जा रहा है, यानी विध्वंसक की भूमिका में। इस मशीन से यही काम क्यों लिया जा रहा है, इस पर बात आगे। लेकिन आज पीले रंग की एक ऐसी ही मशीन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बुलडोजर कहा जाता है, दक्षिणी दिल्ली के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र शाहीन बाग पहुंच गई। साथ में ही थी पुलिस और दिल्ली नगर निगम का काफिला। इसलिए बैठे हुए कि भाजपा के आदेश, गुप्ता के आदेश पर जिस तरह से नफरती बुलडोजर शाहीन बाग और गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है, हम गरीबों को नहीं उजाड़ने देंगे। दिल्ली के गरीबों ने दिल्ली को बनाया है, मेहनतकश लोगों ने। आज गरीबों को उजाड़ने की कोशिश भाजपा और आदेश लोगों के विरोध के बाद हालांकि बुलडोजर को वहां से जाना पड़ा। हालांकि जब वो वहां पहुंची गई थी तो कुछ काम तो करना ही था। बुलडोजर ने भी वहां से एक, जिसे मचान कहते हैं आम शब्दों में, जो मकान वगैरह के पास लगाया जाता है जब पुताई या पेंट करते हैं, उसको हटाया। ठीक से जानते हैं पूरी बातचीत बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव से, जो इस इलाके में घूम कर आए हैं थोड़ी देर पहले, कि वहाँ क्या क्या हुआ। क्षेत्र के विधायक जो हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने कहा कि लोगों ने जो अवैध निर्माण कर रखे थे वो खुद से ही हटा लिया गया था। जो इंक्रोचमेंट था जहाँ जहाँ मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया। और एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये? एसएचओ साहब बताओ। मैं खुद आया था, मैंने उस वुजू खाने को आपके सामने तुड़वाया, उस बाथरूम को आपके सामने तुड़वाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? क्षेत्र के विधायक अमानतुल्लाह खान जो हैं वो जो भी कह रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली राज्य के जो प्रमुख हैं आदेश गुप्त, वो उल्टे दूसरे पक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है, कोई भी करता है उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन उसको ये लोग अपने आप से जोड़कर इस तरह के अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं। और अतिक्रमण जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जिस किसी का है, उसको बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं। जनता उनको आने वाले चुनाव के अंदर लिटाने वाली है। ये पहली कार्रवाई नहीं निगम की। निगम की अप्रैल से आज 40-41वीं कार्रवाई है।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली राज्य के प्रमुख है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आज शाहीन बाग में क्या हुआ। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव। राघवेंद्र जी, आज आप गए वहाँ, क्या कुछ हुआ और फिर बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया? जी फैजल साहब, शाहीन बाग में आज सुबह से ही काफी एकदम चहल पहल बढ़ गई इस बात से, जैसे ही एमसीडी की टीमें वहां पे पहुंची और बुलडोजर वहां पे उन टीमों के साथ था और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा पुलिस का जत्था और साथ में अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां पे की गई। तो एक अचानक से बहुत गहमा गहमी वाला माहौल वहां पे बन गया और ये खबर फैलने में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा कि एमसीडी की टीमें अतिक्रमण हटाने के इरादे से शाहीन बाग में पहुंची हैं और उसी के साथ वहां पे विरोध शुरू हुआ। लोगों ने इस बात के ऊपर थोड़ा सा विरोध जताने की कोशिश की कि बुलडोजर शाहीन बाग में लाया गया है। याद रखना होगा कि कुछ ही हफ्ते पहले जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर चला था एमसीडी का और जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पे कार्रवाई की गई थी, उसमें भी तरह तरह के आरोप लगे थे कि किसी विशेष समुदाय के लोगों को एक तरह से टारगेट करने की बात कही गई थी, डराने की बात की गई थी। तो उसी तरह की चिंताएं शाहीन बाग में भी आज मौजूद थीं। लेकिन क्योंकि इस कार्रवाई से पहले एमसीडी ने नोटिस दिया गया था इस बारे में, तो इस वजह से जो हमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा वो ये था कि अतिक्रमण की कुछ बातें शाहीन बाग में कुछ शिकायतें आती रही हैं पास्ट में, लेकिन चूंकि इस अतिक्रमण हटाने के लिए एक नोटिस जारी हुआ था, उसके चलते आज वहां पे कोई अतिक्रमण था ही नहीं। ज्यादातर रेडी फड़ी वाले जो सड़क के किनारे अपना ठेला लगा लेते हैं या सामान बेचने के लिए कोई रेडी लगा लेते हैं, उस तरह का अतिक्रमण वहां पे ज्यादा देखा जाता है। लेकिन चूंकि एक पहले ही एक सूचना आई हुई थी कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने जा रही है, तो इस तरह का कोई वहां पे माहौल दिखा नहीं। और चूंकि एक प्रोटेस्ट भी हुआ, राजनीति भी थोड़ी सी गर्मा गई इस बात को लेके। आपके विधायक अमानतुल्लाह खान वहां पे मौजूद थे और इस तरह से एकदम जो एक गहमा गहमी का माहौल बना, उसके चलते आखिरकार अतिक्रमण हटाने जो टीमें आई थी उन्हें वहां से निकलना पड़ा, वहां से जाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह का अतिक्रमण वो हटाने आए थे वो आज शाहीन बाग में मौजूद ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राघवेंद्र साहब। और इस बीच जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक वामपंथी दल सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि अगर जो पक्ष जो है इससे पीड़ित था वो खुद आता तो उसकी सुनवाई करते, वो हाई कोर्ट में जाएं। दिल्ली में हाल के दिनों में बुलडोज़र का इस्तेमाल शुरू हुआ जहांगीरपुरी से, जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हो गई थी। बीजेपी के प्रमुख ने ही एमसीडी से मांग की थी कि अवैध निर्माण को हटाया जाए, मगर एक हल्के में पूरे मामले को मुस्लिम समुदाय को सबक सिखाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था और मामला तब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जिसने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी जो अब तक लगी हुई है। अंग्रेजी में एक शब्द है बुलडोज, जिसका मतलब है डराना, भयभीत करना। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर नाम की मशीन का इस्तेमाल इन दिनों इसी काम के लिए किया जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामा शेषण से और उनसे पूछा कि शाहीन बाग से हालांकि कॉरपोरेशन का बुलडोजर वापस चला गया, लेकिन जो लोग वहां के हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो इसे टारगेटेड बता रहे हैं। तो एक पर्ची निकला था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 2-3 दिन पहले ही, जिसमें लिस्ट किया था कि कहाँ कहाँ बुलडोजर चलने वाले हैं एमसीडी के। तो शाहीन बाग उसमें मेंशन किया गया, शाहीन बाग का नाम। अब शाहीन बाग तो आप जानते ही हैं, इसका लंबा इतिहास हो गया है। 2019 से लेके 2019 से जब वहाँ की महिलाएं, बहुत बहादुर करेजस महिलाएं वहाँ पे 1 महीने से ऊपर 2-3 महीने बैठी रही, वो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बैठी रही। दूसरा,
जो जहांगीरपुरी में हाल ही में हुआ, जब जेसीबी बुलडोजर ले गए, टारगेटेड ही वैसे असली शब्द है जो हमें यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। जो हिंदू घर हैं या हिंदू दुकानें हैं, उनको इक्का दुक्का छोड़ के उनको कुछ नहीं किया गया। ये टारगेट किया गया जो माइनॉरिटी ओन्ड दुकानें और माइनॉरिटीज के प्रॉपर्टीज। और अगर बृंदा कराट उस दिन सुबह नहीं पहुंचती, सीपीएम की लीडर, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इमारतें वहां गिर जाती जहांगीरपुरी में। जी राधिका, ये बताइए कि खरगोन का भी नाम लिया। दिल्ली की बात जब करें तो जहांगीरपुरी हिंसा के बाद पहली बार जो है बुलडोजर का नाम हाल में सुनने में आया, और अब शाहीन बाग। तो ये कहानी क्या यहीं से शुरू हो रही है कि एक ब्रितानी कंपनी जिसने जेसीबी बनाई वो राजनीतिक सिंबल कैसे बनकर उभर गई? वो राजनीतिक सिंबल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बना दिया। वो सबसे पहले उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल करने लगे बड़े पैमाने पे। जो बड़े बड़े सो कॉल्ड माफिया डॉन्स थे, चाहे अब मुख्तार अंसारी का नाम लीजिए या अतीक अहमद का नाम लीजिए, और भी 2-3 लोग थे उनका, जो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के साथ जुड़े थे, ये लोग पॉलिटिशियंस थे। तो इनके जो सो कॉल्ड इलीगल प्रॉपर्टीज थे, उन सब पे बुलडोजर चलाया, ये कहते हुए कि बाकी लोगों को भी सबक सिखाना है। और जब योगी आदित्यनाथ ने कहा सबक सिखाना है, तो हमें उसका संदेश भी पूरी तरह अपने इस पे इंटरप्रेट करना चाहिए कि उनका क्या अर्थ था। इसका अर्थ सीधा सीधा माइनॉरिटीज के ओर ही था, कि मुख्यमंत्री भी नहीं कहा जाता था। उनका लीडर हो तो बिल्कुल योगी जी जैसे होना चाहिए। तो योगी जी ने इसको सिंबल बनाया। आपको याद रहेगा कि चुनाव के कैंपेन के तौर पे उनके हर सभाओं में 3-4 बुलडोजर्स खड़े होते थे, तो बुलडोजर वहीं से एक सिंबल बन गया लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर, मायावती जी की भी प्रशंसा होती है लॉ एंड ऑर्डर की, जब वो मुख्यमंत्री थी, पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और एक तरीके से अपनाया। तो योगी जी ने जब से अपनाया बुलडोजर, तब उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी अपनाने लगे। वहां पे खरगोन में इसका इस्तेमाल किया, उसके पहले उज्जैन में इस्तेमाल किया था दिसंबर के महीने में, जब उज्जैन में कोई एबीवीपी का जुलूस निकल रहा था और कुछ पत्थरबाजी हुई थी। तो जिस एरिया में पत्थरबाजी हुई थी वहां पे मुसलमान अधिकतर रहते हैं। फिर गुजरात में अपनाया। गुजरात में हाल ही में जब हिम्मतनगर और खम्बट में कम्युनल वायलेंस हुआ, फिर राजस्थान में भी हुआ था हाल ही में जब रायट्स हुए थे, और अलवर में जब वो मंदिर या कुछ गिराया गया था। उसके बाद मुसलमानों के प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर वहाँ के लोकल स्थानीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चलाया, जो भाजपा के कंट्रोल में है। बुलडोजर की पॉलिटिक्स पे बात कर रही थी राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशीषन। और इस बीच हमारा संपर्क जो है बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला से हो गया है। वो इस वक्त कोलंबो में मौजूद हैं। जानते हैं कि क्या इस वक्त वहाँ प्रधानमंत्री के जो इस्तीफे की खबर आ रही है उस पर क्या हो रहा है। अर्चना, ये बताएं कि हालांकि लंबे वक्त से ये मांग उठ रही थी, दबाव भी था इस प्रधानमंत्री पर कि इस्तीफा दें, आज आखिर क्या हुआ? आज सुबह से जो इस्तीफे के पहले की कहानी है वो बहुत ही अलग है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पर देखा गया है उसके सामने बहुत हफ्तों से प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, सरकारी निवास के सामने भी प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली। पर आज सुबह एक भारी संख्या में महिंदा राजपक्षा के सपोर्टर्स यहाँ आए, उनकी कुछ मीटिंग हुई, जिसके बाद बाहर आकर उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर हमले किए। वो हमले बढ़े, वहाँ उनके सरकारी निवास से लेकर गॉल फेस, जो कि कोलंबो में एक प्रोटेस्ट साइट बन गया है अब, जहाँ पर पिछले 1 महीने से काफी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बैनर्स लगे हैं, कैंप्स लगे हैं। वहां पर जाकर सरकारी जो सपोर्टर्स थे उन्होंने वहां पर जाकर काफी भारी मात्रा में तोड़फोड़ की, प्रोटेस्टर्स पर हमले किए, और उसके बाद से यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई। बदले में प्रोटेस्टर्स ने, जो कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं, उनमें और गवर्नमेंट सपोर्टर्स के बीच में काफी टकराव हुआ, हिंसा हुई। और ये सिर्फ इस जगह नहीं, कोलंबो में अलग अलग जगहों से इसकी खबरें आई। 10 से ज्यादा बसें तोड़ी जा चुकी हैं। अभी तक 151 लोग इस हिंसा में घायल हो चुके हैं।
कुछ 200 किलोमीटर बाहर सेंट्रल श्रीलंका में एक पार्लियामेंटेरियन के ऊपर भी अटैक किया गया था जो महिंदा राजपक्षा के सपोर्टर हैं, और उन्होंने अपने बचाव में कुछ गोलियां चलाई और बाद में खुद को भी गोली मार ली। तो स्थिति यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से चेंज हुआ है पिछले कुछ घंटों में, और उसके बीच में महिंदा राजपक्षा का जो इस्तीफा आया है वो अब देखने से लग रहा है कि बहुत देर से आया है। लेकिन ये बताएं अर्चना कि एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता जो है वो और बढ़ जाएगी इसको लेकर। बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करते ही यहाँ की कैबिनेट डिसॉल्व हो गई, तो अब यहाँ एग्जीक्यूटिव में कोई नहीं है जो कि सरकार चलाएगा, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनकी इकोनॉमिक रिकवरी को और ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला है। आपको पता है कि ये परेशानी जो है, ये संकट जो है, ये आर्थिक है। ये इसका पॉलिटिकल रंग बाद में आया है, लेकिन ये जो आर्थिक संकट है इसको डील करने के लिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बात हो रही है, इनके दूसरे लेनदारों के साथ बात हो रही है। श्रीलंका के ऊपर $51 बिलियन का कर्ज है जिसका इंटरेस्ट इन्हें हर थोड़े समय में हर महीने पे करते रहना है। तो उन लेनदारों से बात चल रही है कि क्या वो इंटरेस्ट पेमेंट देर से दे सकते हैं या नहीं। उन्हें अभी इमरजेंसी फंड चाहिए, सरकार के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। $50 मिलियन से भी कम उनका फॉरेन रिजर्व है। सो वो तेल, खाना, दवाइयाँ कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी के वक्त पर। वो लिटरली दूसरे देशों के हेल्प पर अभी टिकी हुई है ये कंट्री। तो पैसे इन्हें सबसे पहले चाहिए, इन्हें आर्थिक संकट से बाहर निकलना है, और इसके लिए जो आप कह रहे हैं ना, जो राजनीतिक स्तर पर जो यहाँ पर दिक्कतें आई हैं उसकी वजह से इनका जो प्रोग्राम है इकोनॉमिक रिकवरी का, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अर्चना शुक्ला। जिस वक्त हम बात करने गए थे कोलंबो में बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला से, उसी के पहले हम सुन रहे थे विश्लेषण एक कि ये जो पूरी बुलडोज़र की राजनीति कैसे शुरू हुई, बुलडोज़र बाबा और उसके बाद मध्य प्रदेश के बुलडोज़र मामा जो कि शिवराज सिंह चौहान के लिए आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र का जिक्र किस तरह से अभी हाल में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ उसमें किस तरह से किया। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है, और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। तो गर्मी तो वैसे भी बढ़ी हुई है और आप सब इसको झेल ही रहेंगे, लेकिन बुलडोज़र बाबा की जय जयकार भी हो रही है। जहां कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, गीतों में भी उनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं। घुस गए बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, जब से चला है योगी का बुलडोजर। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। यूपी के भाग्य बाटे जकरे हाथे, सब बुलडोजर वाले बाबा के दीवाना बाटे, सब बुलडोजर वाले बाबा के दीवाना बाटे। तो चलिए साहब, बुलडोज़र के जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं गीतों में वो भी हमने आपको सुनवा दिए, लेकिन एक तरफ जहां ये हो रहा है, दूसरी तरफ भारत में बुलडोज़र से जो करवाया जा रहा है उसकी गूंज ब्रितानी संसद तक पहुंच रही है। ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जब पिछले दिनों दिल्ली आए तो एक कारखाने में दौरे के बीच जेसीबी पर चढ़ गए, तस्वीरें भी खिंचवाई, जिसको लेकर ब्रितानी सांसद नादिया बिटमोर ने कहा, We know that during the Prime Minister's visit he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory, and just days before the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. Local governments in a number of other Indian states have also... नादिया बिटमोर ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ये नहीं जानते थे कि बुलडोज़र किस तरह से एक राजनीतिक सिंबल बन गया है भारत में, और किस तरह से जो है दिल्ली के बीच में जो है कई मुस्लिमों के घरों को बुलडोज़र से तोड़ा गया है।
और इससे पहले कि हम आपको बीपीएससी पर्चा लीक होने पर मधुकांत ठाकुर के साथ जुड़ें और आपको खबर सुनवाएं, हम तब तक सुनते हैं खेल खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। टेनिस की दुनिया में स्पेन के राफेल नडाल को कौन नहीं जानता, लेकिन अब स्पेन के ही कार्लोस एल्कराज एकाएक या ये कहें कि रातों रात स्टार बनकर उभरे हैं। दरअसल उन्होंने मैड्रिड ओपन के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 6-1 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। अब खिताबी जीत तो खिलाड़ी हासिल करते ही रहते हैं, तो इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि कार्लोस एल्कराज केवल 19 साल के हैं और मैड्रिड ओपन उनके लिए इस सीजन का चौथा खिताब है। अपनी इस कामयाबी से वो 6ठे स्थान पर पहुंचने में भी कामयाब रहे। और अब समीक्षा, इस बार का आईपीएल रुला रहा पिछली धुरंधर चैंपियन टीमों को और दो नई टीमें लखनऊ और गुजरात मचा रही धमाल। सबसे ज्यादा हैरान किया गुजरात टाइटंस ने। उनके पास इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन टीम बहुत बेहतर खेल रही है। जहाँ तक लखनऊ सुपर जायंट्स का बात, केएल राहुल इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट एंड दे हैव अ वेरी वेरी गुड साइड। ये कहना है भारत के पूर्व बल्लेबाज और चयनकर्ता रहे अशोक मल्होत्रा का, जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य रहे हैं। और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस बार का आईपीएल इतने अधिक उतार चढ़ाव वाला होगा कि 5 बार की चैंपियन मुंबई के नाम के आगे ई यानी एलिमिनेटर लग जाएगा। इस ई का अर्थ ये है कि वो प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकेगी। उसने अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं और उसे केवल 2 मैच में जीत नसीब हो सकी। वो 4 अंकों के साथ 10 टीमों के बीच 10वें और आखिरी पायदान पर है। 2 बार की चैंपियन कोलकाता भी 11 में से केवल 4 मैच जीतकर 9वें पायदान पर है, तो 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स भी जैसे जीतना ही भूल गई और वो भी 11 में से केवल 4 मैच ही जीत सकी है। उसकी हालत तो ये है कि पहले तो टीम की कमान रविंद्र जडेजा को सौंपी गई, लेकिन जब टीम एक के बाद एक लगातार मैच हारती चली गई तो टीम को मजबूरी में महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाना पड़ा। उनके कप्तान बनने के बाद हालांकि चेन्नई ने जीत का मुंह देखना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन टीमों के प्रदर्शन को लेकर अशोक मल्होत्रा कहते हैं, बहुत निराश किया। जहाँ तक मुंबई का सवाल, मुंबई का तो ऐसा लगा कि उन्होंने सही टीम खिलाई नहीं। और जहाँ तक चेन्नई का सवाल, कॉनवे को खिलाने के बाद उनकी टीम में एक नई जान आई है, नई ऊर्जा आई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कॉनवे को 7 मैच बिठाना वो काफी बड़ी गलती थी। लेकिन ऋतुराज और कॉनवे की जो जोड़ी है, जब से वो चलनी शुरू हुई है तब से सीएसके अलग अंदाज से लग रही है और आउटसाइड चांस है उनका। लेकिन मुंबई इंडियंस अभी तक मेरी समझ से परे है कि आपने टिम डेविड को क्यों नहीं खिलाया, आपने सूर्य कुमार यादव को 5 नंबर पे क्यों खिलाया, बुमराह को आपने शुरुआती गेंदबाजी क्यों नहीं दी। ऐसी बातें हैं जो उनका जो गेम प्लान है वो समझ से परे था। दूसरी तरफ इस लीग में शामिल 2 नई टीमों ने कमाल का खेल दिखाया। ये टीमें हैं लखनऊ और गुजरात। दोनों ही टीमों ने 11-11 मैच खेलकर 8-8 जीत हासिल की है और दोनों के समान रूप से 16-16 अंक हैं। लखनऊ बेहतर रन औसत के कारण पहले और गुजरात उससे थोड़ा कम रन औसत के कारण दूसरे पायदान पर है। ये दोनों टीमें अब प्लेऑफ यानी अंतिम 4 में पहुंचने के बेहद नजदीक हैं। तीसरे स्थान पर राजस्थान और चौथे पायदान पर बेंगलोर है। बेंगलोर के कप्तान फेफ डु प्लेसी अभी तक 389 रन बनाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन गजब की बल्लेबाजी की है राजस्थान के जॉस बटलर ने, जिन्होंने 11 मैचों में 3 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 618 रन बनाए हैं। इन सब के बीच लखनऊ के केएल राहुल ने भी 451 रन बनाकर अपना दमखम दिखाया है। गेंदबाजी में राजस्थान के युजवेंद्र चहल ने 22, बेंगलोर के वानिंदु हसरंगा ने 21 और दिल्ली के कुलदीप यादव ने 18 विकेट झटके हैं। इनके खेल पर भी पैनी नजर रही अशोक मल्होत्रा की। जॉस बटलर तो हम सब जानते हैं कितने बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन केएल राहुल पिछले 4-5 आईपीएल देखे तो लगातार 500 से ज्यादा रन बना रहे हैं। फेफ डु प्लेसी सीएस को उनकी कमी चल रही है और उसका लाभ मिल रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, युजवेंद्र चहल पूरे आईपीएल में सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर निश्चित रूप से युजवेंद्र चहल। कुलदीप यादव को वो टीम मिली है जहाँ पे उनको पूरा भरोसा दिखाया जा रहा है। हसरंगा का भी यही है कि वो भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं आदेश जी। ये बताइए कि आईपीएल में ताज़ा क्या है?
देखिए, आईपीएल में ताज़ा ये है फैसल साहब कि आज जो मुकाबला है वो मुंबई और कोलकाता के बीच है। कमाल की बात है कि 5 बार की चैंपियन मुंबई एक अदद जीत के लिए तरस रही है। दूसरी तरफ कोलकाता है जो 2 बार की चैंपियन है, लेकिन इस बार उसकी भी हालत ख़राब है। और हालात ये हैं कि मुंबई 10वीं पोजीशन पर है, कोलकाता 9वीं पोजीशन पर है। लेकिन आज के मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और उसके बाद जो कोलकाता की सलामी जोड़ी है वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे, वो कुछ ठीक ठाक खेल रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोलकाता का अगर नहीं मिलेगी तो गगन 36 रन था और वेंकटेश अय्यर फिलहाल 24 और अजिंक्य रहाणे 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। और थोड़ी सी बात थॉमस और उबेर कप की भी, जहां थाईलैंड में ये बैडमिंटन की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट चल रहा है, जहां आज भारतीय पुरुष टीम ने थॉमस कप में कनाडा को 5-0 से हराया। और जहां तक भारतीय महिलाओं की बात है तो कल भारत का सामना अमेरिका से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस बीच जो हमने बुलडोज़र को लेकर खबर दी थी और उसका विश्लेषण किया था, उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही किया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये एक राजनीतिकरण का हिस्सा है। देशबंधु वाजपेयी कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का विचार हो सकता है, कम्युनिस्टों को मुसलमान वोट बैंक नज़र आते हैं। तो देशबंधु वाजपेयी साहब, ये बताइए कि किन किन राज्यों में कम्युनिस्टों की सरकार बची हुई है? केरल के अलावा कहीं नहीं, और जहाँ तक किसी ख़ास समुदाय का नाम आपने कहा है, वहाँ के लोग भी अब बंगाल में भी उनको वोट नहीं दे रहे हैं, वो ममता बनर्जी के पक्ष में गए हैं। जगदीश वर्मा साहब कहते हैं कि सड़क किसी के बाप की नहीं है जिस को कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर ले, इसलिए बुलडोज़र जो है वो सही चल रहा है। बुलडोज़र के चलने को लोग गलत नहीं ठहरा रहे हैं। पिछले दिनों जब जहांगीरपुरी का मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे और दूसरे वकील गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाना चाहिए। इसीलिए जब आज शाहीन बाग का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई नहीं की, क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा होगा या उसके सामने ये दलील दी गई होगी कि जो पूरी प्रक्रिया है उसको वहाँ अपनाया गया है। लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, फिर नोटिस का जवाब आएगा, उसके लिए उनको वक्त दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की बात कर रही है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि अतिक्रमण जो है उसको जारी रहने दिया जाए। और अब रुख करते हैं ब्रिटेन का। मगन भाई पटेल ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले फोटोग्राफरों में से एक थे। उन्होंने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की ब्रिटेन में ढेर सारी तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में दक्षिण एशियाई लोगों के ब्रिटेन में जीवन की झलक तो मिलती ही है। इन्हें देखकर एहसास होता है कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में वक्त के साथ बदलाव आया। मगन भाई की खींची गई तस्वीरों की प्रदर्शनी जो है फिलहाल आयोजित की गई है वहाँ, जिसमें न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी तस्वीरें भी हैं। बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल प्रदर्शनी में पहुंची और ये रिपोर्ट हमें भेजी है। लोग अक्सर मेरे पिता को अस्पतालों में जाकर अपनी तस्वीरें अपने पहले बच्चे के साथ क्लिक करने को कहते थे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि यहाँ के कोवेंट्री शहर के बहुत सारे फैमिली एल्बम्स में वो तस्वीरें होंगी जिसे मेरे पिता ने क्लिक की होंगी। टारला के दिवंगत पिता मगन भाई पटेल इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। मास्टर जी के नाम से मशहूर मगन भाई 1950 के दौर में शहर के पहले भारतीय फोटोग्राफर थे। मेरे पिता 1991 में भारत से यहाँ आए। वो असल में गुजरात से हैं। वो यहीं बस गए। बाकी अप्रवासियों की तरह ही वो भी कोवेंट्री के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करते थे। उन्होंने काम किया और बचत के पैसों से अपना पहला बॉक्स ब्राउनी कैमरा खरीदा। उन्होंने वाकई कोवेंट्री आने वाले शुरुआती लोगों की जिंदगी को डॉक्यूमेंट किया है। हाल ही में मास्टर जी की खींची तस्वीरों की एक प्रदर्शनी यूके में लगाई गई है। जैसे जैसे उनकी फोटोग्राफिक सेवाओं की मांग बढ़ी, 1969 में मास्टर जी ने अपनी फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का स्टूडियो स्थापित किया। जब मैं बड़ी हो रही थी तो स्टूडियो काफी व्यस्त रहता था। कई अलग अलग जगहों से लोग आते थे और आप अलग अलग लहजा सुन सकते थे। मैं अपने पिता की मदद करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं स्टूडियो में तस्वीरें खींचने में या शादी समारोह में तस्वीरें खींचने में मदद करने लगी। मास्टर जी की पत्नी रमाबेन ने
उनकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और यहाँ तक कि ग्राहकों की तस्वीरें भी क्लिक की, जिनमें से कुछ एग्जीबिशन का हिस्सा है। मुझे एक्सपीरियंस हो गया था तो मैं फोटो फ्रेम खरीद लेती, कि मुझे मालूम है कि वो लाइट ऐसी जाती है, इतनी जाती है, ईजी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है फोटो खींचने की। वो मेरा वो बड़ा कैमरा है, वो 1000 पाउंड का है, हम यूज करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है फोटो खींचने का, मुझे प्राउड होता था कि मैं फोटोग्राफर हूँ। तारला और उनके परिवार को उम्मीद है कि एग्जीबिशन के माध्यम से वो अपने पिता की यादों और विरासत को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने में मदद करेगी। गगन सब्रवाल, BBC न्यूज। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था तिलक भाटिया ने। माफ़ कीजिए, हम मणिकांत ठाकुर की रिपोर्ट आपको नहीं सुनवा पाए क्योंकि उनसे किसी कारण से टेलीफोन पर संपर्क संभव नहीं हो पा रहा है। नमस्कार।